हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्वागत है एसके स्टडी में। एक ही क्लास में संपूर्ण परिभाषाएं और सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। शिक्षा के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जो एक ही क्लास में सभी परिभाषाएं, जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन की जितनी परिभाषाएं हैं, जितने सिद्धांतें हैं और व्यक्तियों के कथन जो है, वो संपूर्ण एक ही क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो सिद्धांत या परिभाषाएं सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। सुकरात, स से सुकरात और स से सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक सभी बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। स से सुकरात और स से सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। यहाँ से एक आप सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने का याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि सुकरात ने कहा कि जो शिक्षा का तात्पर्य है वो सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। इंग्लिश में है एजुकेशन मीनिंग्स ब्रिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल validity which are latent in the mind of every child। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रोवेल ने कहा शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रोवेल के अनुसार है अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इंटरनल एक्सटर्नल। पेस्टालॉजी का मत क्या था? पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक भी है, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा जो है मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। किसने कहा? तो पेस्टालॉजी ने कहा। फ्रोवेल ने क्या कहा था कि अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रोवेल के अनुसार अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है और सुकरात के द्वारा सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है। और सुकरात के द्वारा सर्वमान्य विचार जो है बच्चे के मस्तिष्क में निहित होते हैं। अब फ्रोवेल के अनुसार अंतः शक्तियों को बाहर लाना है। पेस्टालॉजी के अनुसार आंतरिक शक्तियों को स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील का विकास है। एजुकेशन इज द नेचर हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। रास के अनुसार शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर उनमें एक रसता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करके उनका उन्नयन करती है। शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर उसमें एक रास्ता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करके उनका उन्नयन करती है। रास के अनुसार। एडिसन के अनुसार जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक दृश्य गुण और अपूर्णता को बाहर लाकर प्रकट करती है। और एडिसन के अनुसार जो है शिक्षा जो है मानव व मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह
प्रत्येक व्यक्ति के अदृश्य गुणों और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। ब्राउन के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है। चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। ब्राउन के अनुसार शिक्षा जो है एक चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्तियों द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? ब्राउन के द्वारा। रास के द्वारा किसके किया गया था? तो स्वाभाविक प्रक्रियाओं में समुचित दिशा को मोड़कर एक रास्ता लाकर सामंजस्य उत्पन्न करता है, ये रास के द्वारा। एडिसन के द्वारा क्या था? मस्तिष्क को प्रभावित करती है शिक्षा जो है, मानव को मस्तिष्क को प्रभावित कर प्रत्येक अदृश्य गुण या पूर्णता को बाहर प्रकट कर देती है, ये रास के एडिसन के द्वारा है। कांट के द्वारा बताया कि व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिससे उसमें क्षमता है, और कांट के द्वारा पूर्णता विकास करती है जिसमें उसकी क्षमता है। शिक्षा जो है पूर्णता विकास करती है जिसमें व्यक्ति की क्षमता होती है। बासिंग के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति को पर्यावरण में इस सीमा तक व्यवस्थापित करना है जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए महान संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके। व्यक्ति के बासिंग के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति को पर्यावरण में इस सीमा तक व्यवस्थापित करना है, इस सीमा तक व्यवस्थापित करना है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महान संतोषजनक लाभप्रद हो सके। जेम्स के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा का कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है। जेम्स ने कहा कि शिक्षा का जो कार्य है वो अर्जित आदतों का गठन है। अर्जित ज्ञान का जो आदत, जो हमारे अर्जित किए हुए आदतें हैं, ज्ञान है, उसका गठन है जो व्यक्ति को उनके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है, जेम्स के अनुसार। ड्रेवर के अनुसार शिक्षा वह एक प्रक्रिया है जिसमें और उसके बाहर बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। व्यवहार, चरित्र और ज्ञान को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ड्रेवन के अनुसार जो है शिक्षा है बालक के ज्ञान के, उसका चरित्र के और उसका व्यवहार के विशेष ढांचा में ढाला जाता है। जेम्स के द्वारा क्या कहा गया? ब्रासिंग के द्वारा क्या कहा गया? ब्रासिंग के द्वारा कहा गया कि शिक्षा जो है पर्यावरण के सीमा एवं व्यवस्थापित करना है, पर्यावरण के सीमा तक व्यवस्थापित करना है और व्यक्ति के समाज के दोनों को सामंजस्यप्रद लाभ हो सके। जेम्स के अनुसार जो है अर्जित आदतों के संगठन है और सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है। ड्रेवन के अनुसार शिक्षा जो है वो बालकों का चरित्र का निर्माण करती है, उसका ज्ञान का निर्माण कराती है और व्यवहार के विशेष ढांचे में ढाल देती है। राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण कराना चाहिए, और राधा कृष्णन ने कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण कराना चाहिए। शिक्षा की जो अवधारणा है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी के अनुसार ने लिखा शिक्षा की अवधारणा में, शिक्षा जो है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा जो है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी
भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा की अवधारणा को प्लेटो ने अपने अनुसार लिखा। प्लेटो ने लिखा कि शिक्षा जो है, शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिनके योग्य वो है। प्लेटो ने लिखा शिक्षा जो है छात्र के शरीर और आत्मा को सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसकी योग्य बच्चे होते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने शिक्षा की अवधारणा को लिखा कि ने भी करीब करीब इसी विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया है। शिक्षा मनुष्य की व्यक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। परम सत्य, शिव सुंदरम और चिंतन की योग्य बन सके शिक्षा जो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज और लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। शिक्षा के मूल तत्वों के जो है वो पूरे, जिसमें जितने विचारकों और कथनों और परिभाषाओं, इस सभी हम लोग आज देखेंगे। आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ। ये वीडियो लंबी बनेगी, करीबन 1 घंटे की रहेगी या 1 घंटे से अधिक भी जा सकती है। तो आप लोग साथ जुड़े रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, तभी आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा के व्यापक अर्थ एवं परिभाषा। बॉर्डर मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। टी रेमांड ने अपने कथन में उल्लेखित किया है शिक्षा का अर्थ एवं व्यापक परिभाषा का जो है, व्यापक अर्थ एवं परिभाषा को अपने शब्दों में उल्लेखित किया है। कहा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। टी रिमांड का कथन है कि विकास जो है एक वह क्रम है। विकास जो है एक क्रम है, क्रम से सीखा जाता है जिससे व्यक्ति अपने धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के भौतिक और सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बन जाता है। अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बन जाता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है और जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन आदि, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। इन सभी के द्वारा व्यक्ति शिक्षित किया जाता है। टी रेमांड का एक कथन है। लाज का कथन है शिक्षा का व्यापक अर्थ एवं परिभाषा में बच्चा जो है अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। बच्चा जो होता है अपने माता पिता को शिक्षित करता है और छात्र जो है वह शिक्षक को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते हैं, सोचते या करते हैं, हमें किस प्रकार की दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही, सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा जीवन है। ये व्यापक जो अर्थ है, शिक्षा के जो व्यापक अर्थ है, तो लाज के अनुसार, लाज ने कहा शिक्षा है और जीवन है। इस व्यापक अर्थ में जैसे कि लाज के अनुसार कहा गया कि इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है, जीवन जो है शिक्षा है और शिक्षा जीवन है, शिक्षा ही जीवन है। जेम्स मैकेंजी के द्वारा कहा गया कि इसने अपना मत लिखा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो
आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। कह रहा है कि शिक्षा जो है, J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कह रहा है कि आजीवन चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, आजीवन चलती रहती है, जब तक जिंदगी है तब तक चलती है। जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उनके एक भंडार में वृद्धि होती रहती है, और एक प्रत्येक अनुभव से मतलब हर एक अनुभव से एक भंडार में वृद्धि होती रहती है। प्रोफेसर डमबिल ने कहा, शिक्षा के अपना मत दिया, शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में बताया। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। डाम्बिल ने कहा कि जो व्यक्ति जन्म से लेकर प्रभावित करता है, शिक्षा के अर्थ जो प्रभावित करता है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर उसकी जब डेथ होती है तब तक प्रभावित करते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और लाइक भी करें, और हमारे साथ जुड़े रहें अंतिम तक। और आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, यहीं से बहुत सारे संभावना है। पेपर 1 के लिए जो है शिक्षा के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पेपर 1 सेमेस्टर 1 है, पेपर 1 पेपर कोड 101। शिक्षा का संकुचित या संकीर्ण अर्थ एवं परिभाषाएं, नैरो मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन। टी रेमांड का कथन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ का टी रेमांड का जो कथन है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही वे प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले गए हैं। शिक्षा का टी रेमांड का कथन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ का बोलचाल के वो प्रयोग में किया जाता है, भाषा और कानून में किया जाता है। इसका जो अर्थ होता है, अर्थ में शिक्षा जो है व्यक्ति की आत्मविकास और वातावरण के सामान्य प्रभाव को अपने में कोई स्थान नहीं देता है, वातावरण और सामान्य प्रभाव के कोई स्थान नहीं देता है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने स्थान में देता है जो समाज में अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर, जो अधिक समाज में अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं जानबूझकर या नियोजित रूप में अपने छोटे पर डाले गए जो आरोप होते हैं, भले ही वे प्रभाव परिवार के हों, धर्म के हों या राज्य के हों, द्वारा डाले गए हों। J.M. मैकेंजी के द्वारा, J.M. मैकेंजी ने शिक्षा का संकुचित अर्थ का कैसे परिभाषित किया है। J.M. मैकेंजी के द्वारा शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय जो है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय जो है हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। चेतनापूर्ण, अगर J.S. मैकेंजी के द्वारा कहा कि जो विकास और उन्नति होती है वो चेतनापूर्ण, हमारे शक्तियों का जो विकास और उन्नति होती है वो चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से होती है। शिक्षा की परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन। भारतीय विचारकों द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं, देखते हैं। उपनिषद में कहा कि शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्त है। शिक्षा वह है जिसका प्रमुख जो है वो साध्य मुक्ति है। कैटेलिया के अनुसार
शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। देश के लिए प्रशिक्षण करना और राष्ट्र के लिए प्रेम शिक्षा का अर्थ है। किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। शिक्षा जो है आत्मानुभूति के लिए है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव में निहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसके द्वारा? तो विवेकानंद के द्वारा। टैगोर के द्वारा शिक्षा जो है उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से हमारे जो जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। किसके अनुसार? तो टैगोर के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों को सर्वांगीण विकास है। क्या है? मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। टैगोर के द्वारा जो बताया कि सामंजस्य स्थापित करना, उच्च शिक्षा वह है जो सामंजस्य स्थापित करता है। और विवेकानंद के अनुसार कहा है कि निहित दैविक पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मतलब दैविक पूर्णता की अभिव्यक्ति। और शंकराचार्य ने कहा है शिक्षा जो है आत्मानुभूति है। कौटिल्य के अनुसार जो शिक्षा था वो प्रशिक्षण था, देश जो था वो प्रशिक्षण था और राष्ट्र जो था वो प्रेम था। किसके अनुसार? तो कौटिल्य के अनुसार। उपनिषद के अनुसार शिक्षा जो है साध्य मुक्ति है। शिक्षा जो है साध्य मुक्ति है। पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा की परिभाषाएं। पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है देखते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस शिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति सदैव घृणा उत्पन्न करती है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और वह वस्तु से प्रति प्रेम उत्पन्न करती है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरे दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा के जीवन से जो आरंभ होती है और अंत तक उस वस्तु से सदैव घृणा उत्पन्न करती है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु से प्रेम उत्पन्न करती है जिससे आपको प्रेम करनी चाहिए। यही मेरी दृष्टि में सच्ची शिक्षा है प्लेटो के अनुसार। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, और अरस्तु ने कहा है कि जो शिक्षा है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। पेस्टालॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को और स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील शिक्षा है। और पेस्टालॉजी ने कहा शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा पूर्व जीवन है। शिक्षा जो है, आप लोग इन परिभाषाओं और कथन को याद कर लें। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ये पूर्णतः संभावना है कि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग 1 से 2 बार ये वीडियो को जरूर देखें, और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहीं से ये मैं जो भी क्वेश्चन ली हूँ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनने की पूर्णतः संभावना है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के मूल तत्व पेपर 1 के लिए है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। कांट कह रहा है कि कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा
अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। लोकतंत्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अर्थ में, लोकतंत्र शासन की व्यवस्था के अर्थ में क्या अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन करता है। शासन जो होता है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। सिल्ले के अनुसार लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। और सिल्ले के अनुसार लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ब्राइस के द्वारा लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होता है। ब्राइस के अनुसार कहा है कि जो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण राज्य के सदस्यों में निहित होता है। संपूर्ण राज्य के सदस्य में निहित होता है। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। क्या है? संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। किसके अनुसार? तो डाइसी के अनुसार। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है? तो शिक्षा जो लोकतंत्र शासन वह है जिसमें शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा है। शासन जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा है, अब्राहम लिंकन द्वारा। सिले के अनुसार जो लोकतंत्रीय शासन है वो प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्रीय शासन का वह रूप होता है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी विशेष वर्ग पर न निर्भर हो अथवा किसी निहित न होकर संपूर्ण समाज पर निहित होता है। और डाइसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, डेमोक्रेसी एज ए सोशल ऑर्डर। हर्षा के अनुसार लोकतंत्रीय समाज वह है जिसमें समानता के विचार भी प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। और डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह समाज है जिसमें अधिकारों का साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पाई जाती है। डाइसी के अनुसार जो है वो भावनाओं की, स्थिरता की, विचारों की, आदर्शों की एक समानता पाई जाती है, वो डाइसी के अनुसार बोले हैं। उल्फ के अनुसार एक लोकतंत्रीय समाज स्वतंत्र समाज, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करे और चाहता भी कि दूसरे व्यक्ति का भी जो मार्ग होता है वह स्वयं निर्धारित करे, दूसरे व्यक्ति का भी मार्ग स्वयं निर्धारित करे। हर्षा में समानता का विचार प्रचलित हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, वही लोकतांत्रिक समाज है, हर्षा ने कहा। डाइसी ने कहा लोकतंत्र वह जो इसमें अधिकारों का साधारण समानता हो तथा स्थिति की, विचारों का, भावनाओं का, आदरों का समानता
पाई जाती है। विचारों, आदरों और भावों का। उल्फ के अनुसार लोकतंत्र समाज स्वतंत्र समाज, सक्रिय और बुद्धिमान नागरिकों का वह एक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति के भी जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करे, और वो चाहता है कि दूसरे व्यक्ति का भी मार्ग स्वयं निर्धारित करे उल्फ के अनुसार। आप लोग इसे 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोग के दिमाग में एक सारे कंसेप्ट बैठ जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो परिभाषाएं और कथन है वहीं सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे, अंतिम तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य। डेब्यू ने लिखा, लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य में डेब्यू ने लिखा है, लोकतंत्रीय केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास के संदर्भ में हुमायूं कबीर का कथन है, शिक्षा को मानव प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों में निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके। हुमायूं कबीर का कथन था कि शिक्षा जो है, शिक्षा मानव के प्राकृतिक समूह के जो पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों को निष्पक्षता और कुशलता, उत्तरदायित्व से करने के योग्य बन सके। हर्बर्ट के अनुसार, हर्बर्ट ने बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया है। बालक में जितनी ही अधिक उपयुक्ति और श्रेष्ठता रुचियों, उसे उतने ही अधिक अवसर शिक्षा काल में और उसके बाद सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए मिलेंगे। हर्बर्ट के अनुसार जो कहा कि बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया और बालक के जितनी ही अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ रुचियां होगी, उससे उतने ही अधिक अवसर शिक्षा काल में उसके बाद सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए मिलेंगे। यूनिट 2 शिक्षा के कार्य, अध्याय 5 हम लोग पढ़े मानव जीवन के लिए शिक्षा। मानव जीवन के लिए शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस प्रकार परिभाषित किया गया है, चलिए देखते हैं। डैनियल वेस्टर के अनुसार, डैनियल वेस्टर ने अपना मत दिया है कि डैनियल वेस्टर के अनुसार शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता को अभिवृद्धित करना है। डैनियल वेस्टर के अनुसार जो शिक्षा है उसका कार्य भावनाओं को अनुशासित करने के लिए, संवेगों को नियंत्रित करने के लिए, प्रेरणाओं को उत्तेजित करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता को अभिवृद्ध करना है। इसी प्रकार जॉन डेवी का कथन है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना है। जो असहाय प्राणी है उनके विकास में सहायता पहुंचाना, ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। शिक्षा का जो कार्य है वो असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना है, ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। मानव जीवन एवं शिक्षा, मानव जीवन एवं शिक्षा, ह्यूमन लाइफ एंड एजुकेशन में महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।
देखिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर के जो मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास यूं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता होती है वही उसी को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। राधा मुकुंद मुखर्जी ने कहा कि प्राचीन काल में शिक्षा मोक्ष के लिए आत्मज्ञान का साधन थी। इस प्रकार शिक्षा जीवन के अंतिम उद्देश्य यानी मोक्ष प्राप्ति का साधन मानी जाती है। और राधा मुकुंद मुखर्जी के द्वारा शिक्षा जो है वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के साधन मानी जाती है। जॉन ड्यू के द्वारा अनुसार शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। और शिक्षा जो है उस भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। मानव जीवन के लिए शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद ने लिखा मानव जीवन के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। कह रहे कि शिक्षा का कार्य जो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो लिखे हैं, शिक्षा के जो कार्य है यह पता लगाना है कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक के जो सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। और आधुनिक जो अभी समाज है वह इसी बात के गंभीर ध्यान में लगा हुआ है। मानव जीवन के लिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के इस कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं चलेगा, हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके, जिससे व्यक्ति अपने स्वयं पैरों पर खड़ा हो सके। मानव जीवन के लिए शिक्षा में व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा का कथन जो है, प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये विषय सफलतापूर्वक रोजगार पाने में भी सहायता देते हैं। छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है, अर्थकारिका विधा है। राधा कृष्णन ने कहा कि प्रयोगात्मक विषयों का जो प्रशिक्षण व्यक्ति करता है कृषि या उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में जो सहायता देते हैं, विषय के सफलता रोजगार पाने में भी सहायता देते हैं। छात्रों को जीवित उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा के एक कार्य है जो अर्थकारिका विधा है। शिक्षा का कार्य जो है अर्थकारिका विधा है। किसने कहा? तो राधा कृष्णन ने कहा। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। फ्रेडरिक ट्रेसी के अनुसार व्यक्तित्व का जो विकास है संपूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित एवं संग्राम व्यक्तित्व है। फ्रेडरिक ट्रेसी के अनुसार संपूर्ण
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित एवं समग्र व्यक्तित्व है। संतुलित एवं समग्र जो व्यक्तित्व है। हार्वर्ड ने लिखा है, हार्वर्ड ने व्यक्तित्व के जो विकास के बारे में लिखा है, चरित्र का विकास में शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का जो कार्य है वो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। जीवन के लिए शिक्षा तैयार करना, बिल मांट ने कहा है, जीवन के लिए शिक्षा तैयार करना का कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है। शिक्षा जो है वो जीवन की तैयारी है, एजुकेशन। अगर आप ऐसा ही वीडियो डेली चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि उन लोग को भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ मिल सके। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो डेट आ चुका है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आने की संभावना है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। नेक्स्ट है शिक्षा के कार्य, वर्क ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कार्य, वर्क ऑफ एजुकेशन। अनुभव का पुनर्गठन, अनुभव का जो पुनर्गठन होता है, अनुभव जो व्यक्ति के अपने जीवन के अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं शिक्षा के कार्य के लिए, या अनुभव के पुनर्गठन पुनर्वाचन करने के लिए शिक्षा का जो यह कार्य होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार डेब्यू ने सत्य ही लिखा है। शिक्षा के जो अनुभव के पुनर्गठन में डेब्यू ने ठीक ही लिखा है कि जीवन का मुख्य कार्य है प्रत्येक पग पर अपने अनुभव द्वारा जीवन के समृद्ध बनाना। जीवन का जो मुख्य कार्य है वो प्रत्येक पग पर अपने अनुभव, जो आपका अनुभव जो होता है उसके द्वारा जीवन को जो समृद्ध बनाना, यही शिक्षा का कार्य होता है। शिक्षा के कार्य के वातावरण के अनुकूल टॉमसन ने लिखा कि वातावरण शिक्षक के और शिक्षक का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि यह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। टॉमसन का कहना है कि वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है। वातावरण जो शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है वो छात्र के उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिसके यह जीवित रह सके, और जिससे वह बच्चे जीवित रह सके और उनकी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव का अवसर प्रदान कर सके। शिक्षा के कार्य में वातावरण का रूप परिवर्तन में जॉन डेब्यू ने लिखा, वातावरण से संपूर्ण अनुकूल करने का अर्थ है, वातावरण से संपूर्ण अनुकूल करने का अर्थ है मृत्यु आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रख पाए। वातावरण के पूर्ण अनुकूल करने का अर्थ है मृत्यु, आवश्यकताओं का इस बात की है कि वातावरण का नियंत्रण रख सके, और आवश्यकताओं की इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रख सके। मूल्यों का विकास में इमर्सन के शब्दों में कह सकते हैं, मूल्यों के विकास के संदर्भ में इमर्सन के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा जो है इतनी विशुद्ध होनी चाहिए जितनी कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। शिक्षा जो है, शिक्षा उतनी विशुद्ध होनी चाहिए जितना कि मनुष्य की जो शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित एवं और प्रदर्शित करना चाहिए, पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। अब हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे, समाज के लिए शिक्षा। समाज के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट है समाज के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोसाइटी। समाज के लिए जो शिक्षा होती है, एजुकेशन फॉर सोसाइटी, समाज शास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों
की व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज के अनुसार C.H. पेज के अनुसार ने समाज को बहुत ही स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार जो समाज रीतियों और समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तित होने वाले जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं और इसी निरंतर परिवर्तन होने वाली जटिल जो व्यवस्था है, निरंतर परिवर्तन होने वाली जटिल जो व्यवस्था है को हम समाज कहते हैं। यम गिन्सबर्ग ने समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है, समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं हैं। गिन्सबर्ग ने बताया कि जो समाज है, समाज को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाज व्यक्तियों का संकलन है। व्यक्तियों का क्या है? संकलन है। अनेक संबंधों और व्यवहारों को विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों को भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है, जो इस प्रकार के संबंध से जो बंधे नहीं है। इस परिभाषा को निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है और इन निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है इन परिभाषा से। पहला है कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। पहला जो सामाजिक का निर्माण होता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है और सामाजिक संबंध की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता एक समाज को दूसरे से अलग करती है और यह जो भिन्नता है एक समाज से दूसरे समाज को से अलग करती है। जो ये भिन्नता पाई जाती है वो एक समाज से दूसरे समाज को अलग करती है। E.B. रयूटर के द्वारा ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारण है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को संपूर्णता का बोध कराती है। एक पारस्परिक संबंध जो पाई जाती है सदस्यों के बीच में वो संपूर्णता का बोध कराती है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित है। जो समाज है वो सामाजिक संबंधों पर आधारित है। समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध है उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहा जाता है और उस संबंधों को संगठित रूप को ही समाज कहा जाता है। F.H. गिडिंग्स के द्वारा के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। समाज जो है वो स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, एक औपचारिक संबंधों का युग है। एक औपचारिक जो संबंधों का युग है जिनसे संबंधित सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है। समाज जो बनता है सहयोग, संघर्ष और मिश्रण से बनता है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, सोसाइटी इज ए कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। समाज की जो विशेषताएं हैं वो स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने कहा कि परिवर्तन समाज का नियम है। परिवर्तन क्या है? जो भी परिवर्तन होता है वही समाज का नियम होता है। समाज के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोसाइटी। मैनहीन के अनुसार मनुष्य इतिहास की संचालक शक्ति है।
मैनहिन के अनुसार मनुष्य जो है इतिहास की संचालक शक्ति है, वह सभी मूल्यों का स्रोत है। जो मनुष्य होता है वह सभी मूल्यों का स्रोत होता है, साथ ही सभी घटनाओं का प्रस्तावक है। और साथ ही मनुष्य जो है वो सभी घटनाओं का प्रस्तावक है। वह इन सभी कार्यों को तभी करता है जब वह समाज में रहता है, और इन सभी कार्यों को वह जब तभी करेगा जब वह व्यक्ति समाज में रहेगा। इस प्रकार निम्न प्रकार के जगतों में निवास करता है। इसी प्रकार से वह निम्न प्रकार के जगत में व्यक्ति जो है वह निवास करता है। किसके अनुसार? तो मैनहिन के अनुसार। यच गार्डन के अनुसार सामाजिक भावना का समावेशन। यच गार्डन के अनुसार सामाजिक भावना का समावेशन जो होता है, शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझना चाहिए जो इसे समझने में असमर्थ हैं। जो समाज है, सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझना चाहिए जो इसे समझने में असमर्थ होते हैं, यच गार्डन के अनुसार। आप लोग ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें ताकि मुझे भी। जोसेफ एच रोसेक ने बालक के समाजीकरण के संबंध में 2 शब्द बोले हैं। बालक के समाजीकरण के संबंध में अपना शब्द में कहे हैं कि बालक का समाजीकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है, और बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक होता है। बालक जो होते हैं वो दूसरे समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है, और दूसरे बालकों का वह सर्वोत्तम गुरु शिक्षक भी होता है। ओटावे ने लिखा है, यह बात संदेह रहित है कि शिक्षा, यह बात जो है ओटावे के अनुसार यह बात संदेह रहित है कि जो शिक्षा है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण कार्य करती है, पर इस प्रभाव मुख्य न होकर गौण होता है। और महत्वपूर्ण कार्य करती है पर इस प्रकार जो प्रमुख कार्य न होकर गौण होता है। ओटावे के अनुसार जो शिक्षा होती है समाज के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ। किसी भी राष्ट्र का उत्थान या पतन होना उस व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता या हीनता पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान या पतन होना उस व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता और हीनता पर निर्भर करती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार राष्ट्र का जो गुण है उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो जो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अगर ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अर्थात यदि सामाजिक इकाइयाँ ही निर्बल है तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है? अगर मान लो उसका ज्योति ही खराब है तो फिर वो दीप कैसे जलेगी? राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ में कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति के लिए हुमायूं कबीर का कथन है। हुमायूं कबीर ने लिखा कि शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। और ठीक इसी प्रकार उद्योग और व्यवसाय में दोनों में अधिक उन्नति होगी। राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेशन किया। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य जिनकी थी उनकी भावना का समावेशन करके अपना कथन दिया कि प्रजातंत्रीय समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति
नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार के समाज के जीवन को उत्तम बनाने में सम्मिलित उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार करें। उत्तरदायित्व बनाने को सहर्ष स्वीकार करें। पब्लिक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है, व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता के संदर्भ में एशिया में प्रजातंत्र की सफलता हमारी अनुशासन में रहने की इच्छा और व्यक्तिगत बलिदान पर आधारित है। एशिया में प्रजातंत्र की जो सफलता है वो हमारी अनुशासन में रहने की इच्छा और व्यक्तिगत बदलाव पर आधारित है। यदि भारत संयुक्त और लोकतंत्रीय रहना चाहता है, यदि भारत जो है संयुक्त और लोकतंत्रीय रहना चाहता है, तो शिक्षा को लोगों को एकता के लिए न कि प्रादेशिकता के लिए, शिक्षा जो है एकता के लिए न कि प्रादेशिकता के लिए, प्रजातंत्र के लिए न कि तनाशाही के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए, जो शिक्षा के देनी चाहिए वो लोगों को एकता के लिए देनी चाहिए, न कि प्रादेशिकता के लिए देनी चाहिए, प्रजातंत्र के लिए न कि तनाशाही के लिए देना चाहिए, प्रशिक्षण का कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। जो राष्ट्रीय एकता के जो प्रश्न जब उठता है तो जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इस सबसे ऊपर है और शिक्षा का जो स्थान है इन सभी चीजों से ऊपर है। योग्य नागरिक का निर्माण करना बेसिंग जी का विचार है। योग्य नागरिक का जो निर्माण करना बेसिंग जी की विचार है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। बेसिंग जी का कहना है कि जो अधिक से अधिक व्यक्ति जो है अपने को मोड़ सके, अधिक से अधिक अपने को मोड़ सके और अस्थायी जो संतोष प्राप्त हो सके, जिससे अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सत्य ही कहा है, राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय एकता और मेल का जो आधार है वही राष्ट्रीय अनुशासन है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आऊँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। अगर सेकंड वीडियो के लिए आप लोग की आवश्यकता ज़्यादा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार प्रकट करें कि हाँ सेकंड वीडियो भी आनी चाहिए। थैंक यू।